ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर पीयूष रंजन। नमस्कार। कमरे में बिखरे हुए सन्नाटे, किताबों के लगे हुए ढेर और मन में अनंत सपनों को बुनते हुए रोज उदासी को किनारे रख अपने किस्मत से लड़ने निकल पड़ने का नाम है जिंदगी। कोरोना संकट के शुरुआती दौर से लेकर अब तक हम सब ने जीवन में तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं, मुश्किल परिस्थितियों को देखा है और उससे बाहर निकलने का जज्बा भी दिखाया है। पिछले कुछ समय से भारत में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में चिंता इस बात की है कि क्या इस देश में एक नई लहर आएगी। लहर आएगी या नहीं ये तो समय बताएगा, लेकिन आपके हाथ में जो है वो है कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना। जहां भी जाइए मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, साथ ही साथ अपने हाथ और मुंह को बार बार साबुन पानी से धोते रहिए। एक और महत्वपूर्ण बात वो ये है कि अगर आपने अब तक कोविड वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली है या फिर जो लोग प्रिकॉशन डोज के लिए एलिजिबल हैं उन्होंने नहीं ली है, तो आप जरूर लीजिए, क्योंकि इस समय इस महामारी से बचने का दो ही उपाय है, कोविड प्रोटोकॉल और कोविड वैक्सीन। आज के कार्यक्रम में मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और मेरे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर पीयूष रंजन। डॉक्टर पीयूष, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आनंद जी, और आपके माध्यम से तमाम सुनने वालों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, यहीं से शुरुआत करते हैं कि बीते लगभग 15 से 18 दिनों में इस देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस पर तरह तरह के रिसर्च पेपर भी आए। कुछ चिकित्सकों का कहना है या फिर कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये जो मामला है, ये मामला अगले 2 सप्ताह में धीरे धीरे डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में चला जाएगा। लेकिन एक रिसर्च के अनुसार ये भी कहा गया कि जुलाई में चौथी लहर की शुरुआत होगी, अगस्त में पीक आएगा और वो अक्टूबर तक चल सकता है। आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। ये भविष्य में क्या होगा वो हम लोग उस देखेंगे और उसके अनुसार ये बातें कर सकते हैं। सबसे पहले जो रिसेंट केसेस में जो इंक्रीज हुए हैं, उन केसेस में 2 मोटे तौर पर इम्पोर्टेंट पैटर्न हैं कि नंबर 1 कि ये जो इस राउंड में जो जितने भी डिजीज हो रहे हैं, जितने लोग बीमार पड़ रहे हैं, उसमें अपेक्षाकृत ये माइल्डर फॉर्म में है। यानी कि जैसा आपने कार्यक्रम के शुरू में कहा, ऐसे लोग जो कि वैक्सीनेटेड हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग वैक्सीनेटेड हैं, और जिन्हें पहले इन्फेक्शन हो रखा है, उनमें से ये मामूली सर्दी खांसी और ये इस फॉर्म में ये हो रहा है। यानी कि ऐसे केसेस की संख्या जरूर बढ़ रही है, लेकिन जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो बिल्कुल कम की मात्रा में है। ये संतोष की बात है। लेकिन जो दूसरी आपने जो बात पूछा कि ये केसेस जो है वो किस तरह से बिहेव करेगा, तो चूंकि ये डिजीज इतने माइल्डर फॉर्म में है, इसलिए इसका आरओ नंबर जो कहते हैं, जिसमें हम लोग इन्फेक्टिविटी की बात करते हैं और जो परसिस्टेंस की बात करते हैं, यानी कि एक बार अभी जिस किसी को भी ये डिजीज डिटेक्ट हो रहा है, 4-5 दिन के बाद नॉर्मल होकर वो कम्युनिटी में लौट रहा है। ठीक है जी। तो ऐसा कोई भी जिसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा होती है, उसमें शार्प इंक्रीज और शार्प डिक्रीज मिलता है, जैसा कि हम लोगों ने थर्ड वेव में देखा जी। और फर्स्ट वेव में जिसमें कि इन्फेक्टिविटी जो कम था, तो वो लॉन्गर पीरियड तक वो परसिस्ट करते रहा जी। ठीक है, तो अभी हमारे पास बिल्कुल प्रामाणिक ऐसी जानकारी नहीं है कि इसका आरओ नंबर जो कि इसकी इन्फेक्टिविटी को दर्शाता है वो कितना है। लेकिन आमतौर पर जो बात बिल्कुल पक्की है कि ये माइल्डर फॉर्म में है, और इसको रोकने के लिए जो हमारे पुराने सुरक्षा कवच थे, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नंबर 1, और नंबर 2, जिन लोगों को प्रिकॉशनरी डोज ऑफ वैक्सीनेशन का है, वो लोग जो है वैक्सीनेशन को ले लें। अभी भी अपने आसपास की सोसाइटी में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको वैक्सीन हेजिटेंसी है, यानी कि अभी भी वैक्सीनेशन लेने में जो है वो किसी भी तरह उनके मन में कुछ संदेह है और वो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हो पा रहे। तो इन्हीं लोगों को जो कि पहले से वैक्सीनेटेड नहीं है, पहले कोविड नहीं हुआ है, तो उन लोगों को ये माइल्डर फॉर्म ऑफ डिजीज भी जो है वो ज्यादा हो सकता है और उन्हीं लोगों में ये डेथ का भी सबब बन सकता है। कार्यक्रम में हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से संगम कुमार जी।
संगम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, आप दोनों लोग। नमस्ते। सर मेरे घर में क्या 10 साल के से जो कम बच्चे उनको कितना खतरा बनी रहती है। दूसरे सवाल ये है, क्या हम लोग अब काफी अब कॉलेज खुल चुके हैं, अब कॉलेज आने वाले अब जा रहे हैं धीरे धीरे, तो क्या हमें अभी भी मास्क का उपयोग करना पड़ेगा क्या? जी डॉक्टर साहब। श्रीवास्तव जी, इनकी आवाज मुझे ठीक से सुनाई नहीं पड़ रही थी। जी मैं बताता हूँ। इनके प्रश्न को फिर से दोहरा देंगे। इनका पहला प्रश्न है कि 17 साल से जो कम उम्र के किशोर हैं, क्या उनमें कोरोना का खतरा ज्यादा होता है? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा देखा गया है कि कोरोना का खतरा ज्यादा बुजुर्गों में रहा है, यानी इन्फेक्शन होने के बाद डिजीज की सीवियरिटी, गंभीर बीमारी के होने का अंदेशा वो जो बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन है, उन्हीं में रहता है। किशोर और बच्चों में यह डिजीज अपने जो सेकेंड और थर्ड पीक में भी जिसने इतना तांडव मचाया, उसमें भी ये माइल्डर फॉर्म में रहा। इनका जो दूसरा सवाल था वो इस बारे में था कि जैसे स्कूल कॉलेज खुल गए हैं, इनके बच्चे भी कॉलेज स्कूल जा रहे हैं, क्या ऐसे में मास्क लगाना जरूरी है? जी हाँ, मास्क और जितने भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के कंपोनेंट थे, जैसे कि वो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आपस में जो है वो 2 गज की दूरी मेंटेन, तो अब शायद उतना नहीं हो पा रहा, लेकिन जो अनावश्यक भीड़ वाली जो भी चीज हो उससे बच करके रखें। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जिन लोगों में रोग के ऐसे लक्षण दिखें वो अपने आप को स्वतः आइसोलेट कर लें। केसेस आ रहे हैं अभी भी, जैसे हम लोग देखते हैं तो इक्का दुक्का सुनने को ऐसा मिल जाता है कि ऐसा नहीं है कि केसेस एकदम से खत्म हो गए, आ रहे हैं, थोड़े बढ़ भी रहे हैं। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि हम लोग इसका जो है वो कड़ाई से पालन करें। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पैरामीटर हो सकता है अभी के टाइम में कि जिन लोगों को जरा भी सिम्टम हो वो अपने आप को आइसोलेट कर लें। कार्यक्रम में एक और नियमित कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश के ही बड़ौद से हैं महेश शर्मा। महेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार जी। नमस्ते। मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार बोलता हूँ। नमस्कार महेश शर्मा जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। और मैं जानना चाह रहा हूँ जी, लोग बाग गर्मी के कारण मास्क भी नहीं लगा रहे, कुछ जो है हमें खाने पीने में क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेंगी? हमने 3 डोज ले लिया जी, और जो है हम एक हिसाब से बेफिक्र हैं और आपकी बताई बातों का पूरा पालन कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। जी, सबसे पहले तो महेश शर्मा जी को बधाई कि उन्होंने अपनी 3 डोजेज ले ली हैं और इस तरह से वो अपने आप को के अपने इर्द गिर्द उन्होंने जो है कोविड सुरक्षा चक्र को जो है वो एक्टिवेट कर लिया, नंबर 1। नंबर 2, जो इन्होंने ये चिंता जाहिर की कि लोग बाग जो है गर्मी की वजह से जो है वो मास्क नहीं पहन रहे हैं। जी हाँ, उनकी इस चिंता में मैं भी बराबर शामिल हूँ और मैं भी ये उम्मीद और आपके माध्यम से तमाम देशवासियों को अपील करना चाहूंगा कि गर्मी या गर्मी ना भी हो तो लोग जो है वो एक उबन जैसा हो जाता है, उसके बाद जो है लोग मास्क को नहीं पहनते हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा और ज्यादा अनुशासित करें। ये अच्छी बात है कि यह बीमारी अभी फैलने के बावजूद भी जो है वो उतना ज्यादा सीवियर फॉर्म में नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इसे खत्म करने के लिए ये जरूरी है कि इसके जो हम लोग आपस में इन्फेक्शन के फैलने के चक्र को जहां तक हो वो नियंत्रित रखें, और मास्क इसमें जो है काफी इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकता है। साथ ही साथ ये भी आवश्यक है कि मास्क पहनने की वजह से जो दूसरे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाले जो इलनेसेस हैं, जैसे कि ये ट्यूबरक्लोसिस, तपेदिक जो है, उसको भी रोकने में मदद मिलेगी। तो लोग जो है वो मास्क को पहनते रहें, और अगर आपको किसी भी तरह के फ्लू या कोविड के लक्षण हो तो अपने आप को तुरंत आइसोलेट कर लें। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि अगर लक्षण हो तो आप अपने आप को आइसोलेट करें, चूंकि अब सभी को इस बात की जानकारी हो गई है कि ये एक दूसरे से ही फैलता है। डॉक्टर साहब, अगर जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की बात करें तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बदलते दौर के साथ लोगों को परेशान कर रही हैं, और जब बात हम कोरोना संक्रमण की करते हैं तो इन बीमारियों
का जो स्वरूप है वो कोरोना के कारण थोड़ा और बड़ा हो गया है, व्यापक हो गया है। एम्स नई दिल्ली में इस पर एक रिसर्च हुई, क्या उसमें आपने फाइंडिंग्स की, वो जरा हमारे श्रोताओं को बताएं। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। देखिए, कोविड के पीक टाइम के दौरान में हम लोगों ने लोगों के लाइफस्टाइल पर जो कोई भी परिवर्तन आया उस पर हम लोगों ने शोध किया और उसके शोध पत्र को प्रकाशित भी किया। उसमें जो मोटे तौर पर जो चीजें हमारी ये सामने आई कि इस दौरान लोग जो है खान पान से संबंधित जो है थोड़े संयमित हो गए और लोगों ने बैलेंस डाइट लेना शुरू कर दिया। इसकी एक बड़ी वजह ये भी रही कि लोग जो है बाहर में जा करके जो ईटिंग आउट वाली जो एक बड़ी पार्टी थी वो बिल्कुल से खत्म हो गई। जैसे कि हम लोग जब कभी भी बाहर जाते हैं तो अधिक तला भुना, अधिक घी तेल मीठा मसाला वाली जो चीज जो है वही केवल खाते हैं। नंबर 1, तो उसमें थोड़े से सुधार हमें देखने को मिला था, लेकिन फिजिकल इनएक्टिविटी ये अपनी चरम सीमा पर था। इस कारण से लोगों ने जो है तमाम जो है वो वेट भी पुट ऑन कर लिए और उनमें जो मोटापा की समस्या जो बढ़ती गई, प्लस जो लोग डायबिटीज के पेशेंट थे वो नियमित तौर पे डॉक्टर के पास न जा सके हाइपरटेंशन के, तो इसके कारण कईयों की दवाइयां छूट गई। तो ये बीमारी जो है अभी जो है वो और ज्यादा अपने सिम्टम के साथ वो लोगों के सामने जो है हम लोग सोसाइटी में अभी देख रहे हैं। ये कुछ मुख्य हमारी जो शोध पत्र थे उसके जो मेन फाइंडिंग्स थे। और जीवन शैली में खासकर जो वजन का बढ़ना और वजन बढ़ने में भी जो गंभीर तरह का मोटापा होता है, जो पेट के आसपास जिसको कि हम लोग एब्डोमिनल विसरल एडिपोसिटी फैट वाला कहते हैं, वो ज्यादा बढ़ गया। साथ ही साथ लोगों के ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल से थोड़े खराब हो गए। ये अच्छी बात है कि लॉकडाउन और उसके ईज डाउन होने के बाद लोग जो थोड़े सजग हुए हैं, लेकिन इस संबंध में अभी भी और ज्यादा किए जाने की जरूरत है ताकि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो लाइफस्टाइल रिलेटेड जो डिजीज है, मोटापा, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, इन सबों पर जो है बिल्कुल नियंत्रण किया जा सके। जी, हम अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 23421764। अगर आप दिल्ली से बाहर से फोन कर रहे हैं तो दिल्ली का STD कोड 011 जरूर लगाएं। डॉक्टर साहब, आपने मोटापा का जिक्र किया। आपने मोटापा पर एक किताब भी लिखी है और उसमें आपने ये बताने की कोशिश की है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में मोटापा क्यों ज्यादा होता है, उसके क्या कारण हैं और किन गंभीर परिणामों का भी सामना करना पड़ता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है। तो हमारे श्रोताओं के साथ भी थोड़ा आप साझा करें कि क्या कारण है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा मोटापा देखने को मिलता है। इस सवाल पर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिहार से हैं मोहम्मद मजहर। मजहर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मजहर जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार सर। नमस्ते डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्ते मजहर जी, आपका स्वागत है। सर, मेरा सवाल ये है कि मैंने 3 डोज लगवा लिया है, 1 सप्ताह हुआ है ये क्या कहता है कि बूस्टर डोज लगाने का, मगर उसके बाद हमको 2-3 दिन से रेगुलर बुखार आ रहा है और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि काफी थकान हो रहा है, 2 दिन काम करते हैं फिर बुखार आ रहा है, फिर क्या कारण है? जी डॉक्टर साहब, ये अभी जो एक मौसमी बुखार है वो भी हो सकता है। देखिए, वैक्सीन के बाद जो थोड़े 1-2 दिन तक जो है हल्की थकान बुखार वगैरह रह सकता है। इसमें मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप जितना भी हो हाई फ्लूइड इंटेक रखें, ठीक है। जैसे कि वो इलेक्ट्रल पाउडर हो गया, छाछ हो गया, नारियल पानी हो गया, दाल का पानी हो गया, ये एक दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पिए, नॉर्मल पानी को भी साथ में मिला करके। और इसके बाद जो है आप ये हाई फ्लूइड इंटेक, डॉक्टर की सलाह पर जो बुखार की दवा जो होती है, जो पैरासीटामोल होता है, लेकिन ये आप अपने नजदीक के डॉक्टर या स्वास्थ्य केंद्र में जा करके उनसे सलाह लेकर के तब ये साथ साथ करें। फिर भी अगर 3-4 दिन के बाद अगर परसिस्ट कर रहा है तो आप अपने डॉक्टर से अपनी जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, ताकि अगर कोई और दूसरे तरह का इन्फेक्शन हो तो उसका वो समय रहते हुए डायग्नोसिस या इलाज किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, हम मोटापा पे बात कर रहे थे, आपने जो पुस्तक लिखी है उस पर चर्चा कर रहे थे।
जरा बताइए हमारे श्रोताओं को कि क्या कारण आपने खोजे और किन परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। जी, ये अभी हाल के समय में वो एम्स नई दिल्ली और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो भारत सरकार का एक विज्ञान और इससे रिसर्च से संबंधित जो कोई भी एक्टिविटीज होता है उसको फंडिंग करता है। तो हमारा एम्स और डीएसटी के साथ एक कोलैबोरेशन हुआ 2 साल पहले, जिसमें कि हम लोगों ने महिलाओं में जो मोटापे हो रहे थे उसके संबंध में हम लोगों ने रिसर्च किया और उसी के रिसर्च में ये पाया गया। मैं साथ ही उसके परिणाम को, लेकिन पहले जो आपका सवाल था कि महिलाओं में मोटापा और पुरुषों में मोटापा, इन दोनों में क्या जो तथ्य हैं उसमें क्या खासियत है। जी देखिए, महिलाएं जो हैं वो पुरुषों की तुलना में जो है वो ज्यादा प्रोपेंसिटी होता है, वो ज्यादा एट रिस्क होती हैं वजन बढ़ने और मोटापा का शिकार होने में। जैसे इसमें इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ये है कि आप ये देखेंगे कि महिलाएं जो है वो जैसे शादी के बाद जब भी इन एन एवरेज जैसे मान लीजिए 2 से 3 अगर बच्चे होते हैं तो उस दौरान में उनका बॉडी वेट बढ़ता है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान है, और हर एक प्रेगनेंसी में और बाद में लैक्टेशन में जो कोई भी जो वजन को जो रिटेन हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए ऑन एन एवरेज अगर कोई महिला शादी के पूर्व जो अगर अप्रोप्रिएट बॉडी वेट में है तो हर एक प्रेगनेंसी के बाद 5 से 6 केजी वेट जो है वो पुट ऑन कर लेती हैं। प्रेगनेंसी में हालांकि 12 केजी बॉडी वेट होता है, ये गेन होता है, जिसमें कि 6 केजी जो जन्म के साथ ही बच्चे और इसके साथ, तो ये 6-7 केजी वेट जो है वो और ज्यादा गेन और परसिस्ट कर जाता है और 2-3 प्रेगनेंसी के बाद ये जो है 15-20 किलो जो वजन बढ़ जाता है। तो जो पहले अगर ओवरवेट या नॉर्मल वेट भी थी वो बाद में ग्रेड 2 ओबेसिटी में हो जाती, नंबर 1। नंबर 2, जब प्रेगनेंसी में चाइल्ड बर्थ के बाद जब मिडिल एज में आती हैं, जबकि उनका पीरियड्स रुकने वाला होता है, जिसको कि हम लोग मासिक धर्म से निवृत्ति की बात करते हैं, तो उस दौरान भी जो मेनोपॉजल सिम्टम्स होते हैं वो भी मोटापे की वजह से और ज्यादा बढ़ जाते हैं। उनमें चिड़चिड़ापन और ये सब, हड्डियां वगैरह भी थोड़ी कमजोर हो जाती है, मांसपेशी में लॉस हो जाता है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, तो इस दौरान वो भी बॉडी वेट को बढ़ने लग जाता है। जो इसमें समझने की बात है कि मोटापा सिर्फ सुंदरता का एक प्रतीक नहीं है। हमें मोटा सिर्फ इसलिए ही सिर्फ नहीं होना चाहिए क्योंकि हम सुंदर दिखें या आकर्षक दिखें। मोटापा अपने आप सुंदरता के अलावा जो है वो एक संपूर्ण बीमारी है। मोटापा की वजह से जो है डायबिटीज होने की संभावना, बॉडी वेट बढ़ने की संभावना और तमाम तरह के जो दिक्कत होते हैं वो होते रहते हैं। जी। तो ऐसा इसलिए महिलाओं में जरूरी है क्योंकि जैसे शादी हो गई तो आम बोलचाल में जो हम लोगों ने इसमें हजारों महिलाओं के साथ इंटरव्यू किया, उनके कारण को क्वेश्चनएयर के द्वारा ढूंढने की कोशिश की, तो ज्यादातर ये होता है कि भाई अब तो हमारी शादी हो गई, अब तो बच्चे हो गए, अब क्या हमें करना है ना। जी। जो 40-45 साल की जो महिला होती है तो एक कॉमन ये होता है अब कौन सा हमें मंडप में बैठना डॉक्टर साहब। तो इस संबंध में जो रिसर्च बेस्ड और वैज्ञानिक बातें हैं कि मोटापा अपने आप में हृदय की बीमारी और दूसरी बीमारी जो होता है उसके लिए आपको जो है एट रिस्क डालता है। तो इवन इफ अगर मान लीजिए युवावस्था अगर चला गया, आदमी को अगर एक नेचुरल सी समय के बाद लगता है कि अब आकर्षक दिखना उतना आवश्यक नहीं है, तो भी आपको स्वस्थ रहने के लिए और अपने आप को तमाम जीवन शैली से रिलेटेड डिजीज जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हृदय की बीमारी, इन सबों से अपने आप को बचाने के लिए आपको एप्रोप्रिएट बॉडी वेट में रखना आवश्यक है। बिल्कुल ठीक। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, लोनी से मोहम्मद यामीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार। डॉक्टर को नमस्कार। नमस्कार। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं 8 साल 10 साल के, उनका वेट 35 किलो 40 किलो भी देखा गया है जैसे कि, तो आगे चल के फिर क्या इनका ज्यादा ही वेट हो जाता है या कम हो जाता है? जी डॉक्टर साहब। जी श्रीवास्तव जी, आप जरा फिर से एक बार इनका प्रश्न दोहरा देंगे। ये जानना चाहते हैं कि जो बच्चे 8-10 वर्ष की उम्र के हैं उनमें से कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका वजन 35 किलोग्राम से 45 केजी के आसपास होता है। इनका सवाल यह है कि क्या बढ़ती उम्र के साथ वजन और बढ़ेगा या कम होगा? देखिए, बढ़ती उम्र के साथ वजन कम कभी नहीं होता है, खुद ब खुद कभी कम नहीं होता है। जब चूंकि इन्होंने जिक्र छेड़ा है तो मैं जो महिलाओं में मोटापे के संबंध में बात हुई, उसी तरह बच्चों में और एडोलेसेंट में भी जो है वो मोटापे की जो दर जो है वो बढ़ती जा रही है। और बच्चों में जो एक इम्पोर्टेंट जो एक पंक्ति है, हेल्दी इज नॉट चर्बी,
या जी। इसे ऐसे कहें कि चबी इज नॉट हेल्दी, जी। यानी जो मोटा सोटा गोल मटोल दिखने वाला बच्चा होता है वो स्वस्थ बच्चा नहीं, बल्कि वह एक बीमार बच्चा है, सबसे पहली बात। बिल्कुल। और जो इन्होंने बात की वजन के बढ़ने और बढ़ती उम्र के साथ, जी। तो देखिए बढ़ती उम्र के साथ वो जैसे हम लोग बीएमआई बात करते हैं बड़े लोगों में 23 से लेके 25 के बीच में जो हेल्दी होता है, जी। लेकिन बच्चों में ये जो बीएमआई की वैल्यू होती है, जो हर कोई जानता है कि वजन इन ये बॉडी वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, जी। ऐसे करके जो देखते हैं हर कोई करता है, तो इसमें ये 23 की वैल्यू और कम होती है, जी। यानी 17-18 वाला जो बीएमआई होता है वो नॉर्मल होता है। ये जो है एक नॉर्मोग्राम की तरह होता है, जो कि हमें ये पता चलता है कि किस उम्र के बच्चे, चाहे वो जेंडर के अनुसार भी, जैसे लड़कों में थोड़ा सा अधिक बीएमआई का ये रहता है, क्योंकि ये मांसपेशियां और जो फैट और हड्डी के वजन पर निर्भर करता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं इनके प्रश्न का स्पेसिफिक ये जवाब दूं तो देखिए कभी भी बच्चों के वजन को आप बढ़ने ना दें, और बढ़ती उम्र के साथ वो वजन कभी घटता नहीं है, वो मेंटेन रहता है। अलग अलग उम्र में वजन के बढ़ने और हेल्थ बढ़ने की जो रेट होता है, दर होता है, वो अलग अलग होता है, लेकिन कम कभी नहीं होता है स्वतः। डॉक्टर साहब, यहाँ जो सवाल उठता है, जो श्रोता ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, वो ये जानने में ज्यादा उत्सुक होंगे कि अगर महिलाएं मोटी हो गईं, अगर बच्चे मोटे हैं, कम कैसे करें? हेलो। हाँ जी डॉक्टर साहब। जी, आप अगर मैं आपके सवाल को ठीक समझ पाया जी। तो आप ये पूछ रहे हैं कि अगर किसी का अगर वजन बढ़ गया, बिल्कुल ठीक, तो वो फिर कम कैसे करें? कम कैसे करें? देखिए इसके लिए तो तमाम हमारे जो एम्स नई दिल्ली में हम लोग हर एक बुधवार को ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्लिनिक ये करते हैं। इस संबंध में कोई भी हो तो आप मुफ्त हमारे साथ सलाह ले सकते हैं, हमारे अलग अलग जो वेबसाइट पर या ऐसे आके कर सकते हैं। बिल्कुल मुफ्त वैज्ञानिक ढंग से इसके तमाम जो है आपको जानकारी दी जाएगी और आपकी मदद की जाएगी कि वजन को कैसे आप एप्रोप्रिएट रख सके। अब आपके सवाल की तरफ आते हैं। अगर क्रूड वे में बताया जाए कि वजन को कम करने के लिए क्या कोशिश किया जाए, जी। इसमें मोटे तौर पर 2 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। पहला इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है भोजन, जी। दूसरा है एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी। जी। भोजन में देखिए हर एक व्यक्ति के अनुसार उसके डाइट का ये होता है, डाइट चार्ट बनते हैं, ये सब होता है, और उसके अनुसार जो कम होता है कैलोरी रिडक्शन डाइट देते हैं। लेकिन एक लाइन में अगर हम कहें जी। तो 2 मोटी बातों का ध्यान रखें तो आप कभी भी जो है गड़बड़ नहीं हो पाएगा। जी। पहला ये कि घी, तेल, मीठा मसाला इसे बंद करना। घी का मतलब ये हुआ कि जैसे आप पराठे अगर खा रहे हैं तो वो बंद कर दीजिए। तेल का मतलब ये हुआ कि अगर आप छनी हुई सब्जी, छनी हुई भुजिया, छना हुआ ये खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, तो उसे बंद कर दीजिए। मीठा मतलब खाने के पहले, खाने के बाद, या वो फल जो कि मीठा लगता है, जैसे लीची हो गया, वो आम हो गया, उसे आप बंद कर सकते हैं। मसाला मतलब अगर आप चिकन के या फिर अंडे के या फिर पनीर के भी शौकीन हैं तो फिर भी आप इसको डीप फ्राई करके जो पनीर बटर मसाला, चिकन बटर मसाला, ये सब ना खाएं। उसके लिए रोस्टेड या उबला हुआ या हल्के तेल में डला हुआ जो चीज है उसे कर सकते हैं। पहले ये बात हो गई। दूसरा ये हुआ नो फूड इन बिटवीन मील। जैसे 3 बार हम लोग मेजर खाना खाते हैं, आप खुद भी अपने साथ श्रीवास्तव जी ये बात समझ सकते हैं जी। एक बार सवेरे का नाश्ता किया, फिर दोपहर का खाना और रात का खाना, ये 3 बार इम्पोर्टेंट हुआ। लेकिन इन दोनों भोजन के बीच में हम लोग कई बार कुछ खा लेते हैं। बिल्कुल। कहीं दफ्तर में बैठे रहे तो 2 कप चाय पी ली, किसी दोस्त ने कुछ ये हुआ, अगर हमारा सोशल सर्किल अगर 15-20 का है तो किसी न किसी का तो हर हफ्ते बर्थडे हो जाएगा, किसी का बच्चा जो है वो क्लास में अच्छे अंक लेकर के पास करेगा, तो वो मिठाई का एक डब्बा स्वतः हमारी खुद की ऐसी संस्कृति है, जो हमारी जीवन शैली है। हम लोग एक दूसरे का आदर सम्मान खाने में जो है वो चीजों को देकर करते हैं। और ज्यादातर फूड जो होता है, HFSS एक वर्ड होता है, हाई इन फैट, सॉल्ट एंड शुगर। जी। चाहे वो भुजिया हो या कुछ भी हो, गुजिया हो या कोई भी हो, और हर दूसरे तीसरे महीने तो एक पर्व त्योहार आ जाता है। तो इन सभी चीजों में मेरा आपके माध्यम से ये अपील होगा कि आप त्योहार को भी मनाएं, एक दूसरों को अपनी खुशियों में शामिल भी करें जी। लेकिन जैसे हम लोग समझते हैं, जैसे हम लोग खुशियों को ये बांटने के लिए एक दूसरे को शराब तो नहीं बांटते हैं, या सिगरेट या तंबाकू की चीज तो नहीं बांटते हैं, उसी तरह मिठाई को ना बांटे। बिल्कुल ठीक है। उसके बदले जो है आप जो है ऐसा फल
जो कि मीठा न लगे, जैसे सेब हो गया, अमरूद हो गया, या ये सब चीजें, यही एक दूसरे को उपहार दें। तो इन सबों से जो है, जो हाई इन फैट, सॉल्ट एंड शुगर, ये कम हो जाएगा। ये 2 खाने के संबंधित हो गया। अब जो एक्सरसाइज से संबंधित हो गया, अलग ट्रेनर से अगर आप नहीं भी कर सकते तो छोटी छोटी बातें आप ये तय कर ले कि 4वीं से 5वीं मंजिल तक जब कभी भी हो, घुटने में अगर कोई दर्द ना हो, तो आप लिफ्ट का प्रयोग नहीं, आप सीढ़ियों का प्रयोग करेंगे जी। नंबर 1। नंबर 2, आप दिन में कम से कम आधे घंटे तक कभी भी बैठे नहीं रहेंगे जी। अगर बैठना भी हो गया, जो लोग दफ्तर में काम करते हैं, तो एक ये बना ले कि वो दफ्तर का जो है एक गैलरी का एक चक्कर लगा ले जी। नंबर 1 ये बात हो गया। और कम से कम अपने घर से, अगर आपका दफ्तर अगर 2-3 किलोमीटर के अंदर में है, तो ये बना लीजिए कि आप कार से नहीं जाएंगे। जी। घर में सब्जी खरीदना हो तो कार से नहीं खरीदने जाएंगे, तो इसी बहाने आप 2-3-4 किलोमीटर चल लेंगे, तो ये फिजिकल इनएक्टिविटी हुआ, उसको आप बीट कर लेंगे। इतना सब कुछ न भी हुआ तो कम से कम आधे घंटे आपको मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्सरसाइज, यानी इतनी तेज गति से चलना कि जो आप बात न कर सके, आपको पसीना आने लगे, आपकी सांस थोड़ी उखड़ने लग जाए, तो ऐसा आपको तेज चलना या जॉगिंग करना, ये आप कर सकते हैं जी। ये डाइट और एक्सरसाइज में जो एक मोटी मोटी बातें कही, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। समझना है तो आप हमारे ये हॉस्पिटल में आ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ गई हैं रिंकी तिवारी जी। रिंकी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। समय कम है, सवाल पूछिए अपना। जी जी बिल्कुल, स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद सर नमस्ते। नमस्ते। और आपके साथ डॉक्टर सर है, उन्हें भी नमस्ते। नमस्ते जी। सर जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि सर कल मैसेज आया था हमारे मोबाइल पे कि अगर आपको प्रिकॉशनरी डोज लगानी है तो आप प्राइवेट संस्थान पे आइए, वहाँ पे लगेगा। तो क्या सर सरकारी में लगेगा? क्योंकि सरकारी पे फ्री होगा और प्राइवेट पे इससे पैसा लगेगा, तो सर क्या सरकारी संस्थान पे नहीं लग सकते हैं? धन्यवाद जी। डॉक्टर पीयूष जी, जो वैक्सीनेशन जो है वो तमाम स्वास्थ्य केंद्र पर अभी भी मुफ्त मिल रहा है। आप अपने आप को वो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। हमारे एम्स में भी ऐसा हो रहा है, और आई एम श्योर अब तो घर में जितने, घर के आसपास जो कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आप वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करा करके ये बिल्कुल ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जगह जगह पर सरकार ने आपकी सुविधा के लिए टीकाकरण केंद्र की व्यवस्था की है। आप कोविन पोर्टल से भी अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं, आरोग्य सेतु के माध्यम से भी अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं, या फिर आप सीधे भी टीकाकरण केंद्र पर जा सकते हैं और वहां अपना टीका लगवा सकते हैं। पीयूष, कार्यक्रम में अब ज्यादा समय नहीं है। डॉक्टर साहब, चलते चलते आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या संदेश देंगे आप मौजूदा कोरोना के हालात को देखते हुए, बहुत संक्षेप में। जी, सतर्कता मेंटेन रखें, और जिन लोगों को ने वैक्सीन नहीं लिया है, अपना जो प्रिकॉशनरी डोज वो भी लेते रहें। अपने आप को, अपनी जीवन शैली को बेहतर रखें, अच्छा खाएं और नियमित एक्सरसाइज करें। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और कोरोना सहित मोटापा और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए और हमारे श्रोताओं का मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। ये धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर पीयूष रंजन बता रहे थे कि एक तरफ कोरोना का संकट है, जिसका मुकाबला हम कोविड प्रोटोकॉल नियमों का पालन करने के साथ साथ वैक्सीन लेकर कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो जीवन शैली में बदलाव के कारण समस्याएं हो रही हैं, उसके लिए हमें अपने खाने पीने की आदत में बदलाव करने की जरूरत है। साथ ही साथ आप कितने भी व्यस्त क्यों न हो, आप अपने लिए व्यायाम करने का समय निकालें, योग करने का समय निकालें, अपने आप पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये मत समझिए, खासकर महिलाएं, कि आपकी शादी हो गई है, आपके बच्चे हो गए हैं, तो आपको अब पतले रहने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, मोटापा अपने आप में एक संपूर्ण बीमारी है। खुद का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए और संक्रमण से बचे रहिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर पीयूष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।